देखो बात समझ लेना, विभव मापी के अपने इसमें 5 या 6 के आसपास अनुप्रयोग है, लेकिन मैं केवल आपको 2 ही पढ़ाऊंगा अभी तो, क्योंकि जो आपका सिलेबस अगर चेंज होता है या सिलेबस अगर आपका थोड़ा सा कम होता है तो उसमें ये रहेगा कि ये पहले 2 अनुप्रयोग तो आपके कोर्स में रहेंगे, लेकिन आगे के हट सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है वो। तो अगर ये सिलेबस चेंज नहीं होता है तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, क्योंकि सिलेबस तो चेंज होगा, देखो सिलेबस कम होगा, तो सिलेबस अगर कम होता है तो ये अनुप्रयोग जहां तक नहीं आए, अगर फिर भी आते हैं तो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि पूरा पढ़ाते हैं फिर हट जाए तो कोई मतलब नहीं, तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले ध्यान से सुनो, विभव मापी के अनुप्रयोग में हम पहला पढ़ रहे हैं, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो प्राथमिक सेल किसे लेते हैं, यहाँ पर हम प्राथमिक सेल के रूप में लेंगे हम यहाँ पर लेक्लांसी सेल को। किसको लेंगे? लेक्लांसी सेल को। लेक्लांसी सेल पढ़ाया था कल में, तो लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। तो पढ़ाया था मैंने, क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध? सेल के घोल में आयनों की गति में जो बाधा उत्पन्न हो जाती है, सेल के घोल में आयनों की गति में जो बाधा उत्पन्न हो जाती है, उस बाधा को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? लेक्लांसी सेल। प्राथमिक सेल के रूप में कौन सा सेल ले रहे हैं? लेक्लांसी सेल। तो देखो क्या है परिपथ व्यवस्था, देखो विभव मापी तार AB के मध्य एक संचयक सेल E0, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक परिपथ। इसके द्वितीयक परिपथ में हम उस प्राथमिक सेल को लेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो ये सेल हो गया आपका जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E। इसके पॉजिटिव को विभव मापी के A बिंदु से और नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर की सहायता से, जो कि जैसे जोड़ते हैं। बैटरी जो E है या लेक्लांसी सेल है ये बच्चों लेक्लांसी, इसी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसके पॉजिटिव को विभव मापी के A बिंदु से और नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर की सहायता से, जो कि जैसे जोड़ते हैं। इसके बाहरी परिपथ में ये जो सेल है, इसके दोनों टर्मिनलों से बाहरी परिपथ में हम क्या करते हैं? एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी जोड़ देते हैं। यहां तो जोड़ देते हैं हम क्या? प्रतिरोध बॉक्स, और यहाँ क्या जोड़ देते हैं बच्चों? कुंजी। यहां से प्रतिरोध निकालेंगे और यहाँ कुंजी के में प्लग लगाएंगे। तो ये बाहरी परिपथ में आपने क्या जोड़ दिया? एक अलग से परिपथ। किसके बीच में? इस प्राथमिक सेल के प्लस और माइनस के बीच। इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी परिपथ व्यवस्था होगी बच्चों। आगे देखो कार्य विधि, देखो इसकी सबसे पहले हम कुंजी के में प्लग खुला रखेंगे, 2 कुंजी होगी, इसको K1 और इसको क्या बोल दें? K2। सबसे पहले K2 में तो प्लग निकाल लेंगे, इसमें प्लग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कुंजी K1 में प्लग लगाएंगे बच्चों। K1 में प्लग लगाकर प्राथमिक परिपथ में क्या बहेगी बच्चों? बहेगी। अब हम क्या करेंगे? जो कि जे की सहायता से प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए, जो कि जे की सहायता से प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए, अभी कुंजी K2 खुली है बच्चों, यानी सेल किसमें? खुले परिपथ में। सेल किसमें? खुले परिपथ में। तो खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं? खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं? बताओ। टर्मिनल। हाँ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते नहीं कहते? फिर तो यहाँ पर आप विद्युत वाहक बल E के लिए, जो कि जे की सहायता से संतुलन की लंबाई प्राप्त करोगे, मानक कितनी आई है? L। तो ध्यान सुनो, जब K2 खुली हो, K2 में प्लग नहीं है, यानी कौन से परिपथ की बात होगी? है खुले परिपथ की। कौन से परिपथ की बात होगी? खुले परिपथ की। और खुले परिपथ में अपन किसके लिए बात करेंगे? विद्युत वाहक बल के लिए। किसके लिए बात करेंगे? विद्युत वाहक बल के लिए। बताओ
संतुलन की लंबाई कितनी प्राप्त हुई बच्चों? L1। यहाँ लिखो साइड में विभव मापी के सिद्धांत से। बोलो V बराबर क्या होता है? XL। बोलो V की जगह क्या लेंगे? E बराबर X। बोलो L की जगह क्या ले लेंगे? L1। बोलो समीकरण आगे नहीं आगे एक। अब क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट अब मैं बच्चों कुंजी K2 में भी प्लग लगा दूंगा, यानी जब K2 में प्लग लगा अर्थात बंद परिपथ, परिपथ में धारा दे दिया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों? कुंजी K2 में प्लग लगाता हूं और प्रतिरोध बॉक्स से अपनी मर्जी से कोई R बराबर 1 ओम 2 ओम 3 ओम यानी R प्रतिरोध निकाल। जैसे कुंजी K2 में प्लग लगाएंगे और प्रतिरोध निकालेंगे तो बोलो इस बाहरी परिपथ में होके भी क्या बहेगी? धारा। प्रतिरोध R में जब धारा बहती है तो बोलो R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बंद परिपथ में, इसमें बंद परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो अब आप संतुलन की लंबाई किसके लिए निकालोगे? टर्मिनल वोल्टता के लिए। पहले किसके लिए निकाली थी? विद्युत वाहक बल के लिए। तो बच्चों पहले हमने E के संतुलित किया था यहाँ पर E के लिए। अब हम प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध R निकाला उस R में कुंजी K2 को लगाते हैं, क्या बही? धारा बही। तो R के सिरों पर जो विभवांतर आएगा यानी बंद परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर आएगा जिसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता। तो उसके लिए दोबारा जो की जे की सहायता से क्या प्राप्त करेंगे? संतुलन की लंबाई। अब माना कहीं दूसरी जगह जाके संतुलन की लंबाई कितनी प्राप्त होती है? L2। पहले कितनी प्राप्त हुई थी? L1। तो बोलो विभव मापी के सिद्धांत से V बराबर कितना आ जाएगा? XL2। पहले E के लिए लंबाई कितनी आ रही थी? L1 और V बराबर कितना आ गया? XL। समीकरण कितने थे इसमें? अब लगाएंगे हम सेल आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र से। मैंने पढ़ा रखा पहले जब विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता पढ़ी थी तो वहां पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र से। ये फॉर्मूला याद रखना, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, यही था फॉर्मूला। नहीं था? याद आ गया कि दोबारा सोल्व कराऊं? नहीं याद आ रहा हो तो ये चीज देखो, नहीं याद आ रहा हो तो ये देखो। वहां विद्युत वाहक बल सॉरी टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में यही संबंध होता था, ये तो याद होगा। V बराबर E माइनस आई आर, तो आई आर को इधर बुला लो, E माइनस वी चला गया। तो यहां से R कौन है? आंतरिक प्रतिरोध। बोलो आगे नहीं आगे? R बराबर कितना आ गया? E माइनस वी अपॉन आई। इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो बच्चों? प्रतिरोध R से। ये रहा प्रतिरोध R। बोलो नीचे प्रतिरोध R आएगा तो क्या बन जाएगा? आई आर। ऊपर क्या रह गया? R। आई आर को क्या बोल देते हैं? वी। टर्मिनल वोल्टा। भी बन गया ना फॉर्मूला? अभी डायरेक्ट एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हाँ, अगर फिर भी वो सोल्व करने की बोले तो आप सोल्व कर सकते हो, वैसे सोल्व करने की तो बोलता नहीं है वो। ठीक है भाई? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है। चलो बताओ, समीकरण 1 में E का मान है, समीकरण 2 में V का मान है, 1 वर्ग 2 से। बोलो R बराबर कितना आ गया? E का मान कितना है बच्चों? XL1। V का मान कितना है? XL2। नीचे क्या आ रहा है? V का मान कितना है? XL। यही है बच्चों। देखो X तो कॉमन आ गया ऊपर, इंटू क्या आ रहा है पीछे? R। L1 माइनस L2 अपॉन XL2 इंटू R। देखो X से X कैंसिल हो गया, R बराबर कितना आ गया? L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा R। ध्यान से काम की बात सुनना बच्चों। L1 कौन है? खुले परिपथ में संतुलन की लंबाई।
बोला बच्चों, खुले परिपथ में संतुलन की लंबाई, बोलो L2 क्या कहलाएगी? बंद परिपथ में संतुलन की लंबाई। बात समझ में आई? बच्चों L1 ज्ञात कर लेंगे, L2 ज्ञात कर लेंगे और R का मान रख देंगे। सेल का क्या आ जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। दूसरी रीडिंग कैसे ज्ञात करेंगे? आपके सामने ये पूरा चित्र देखें आप। आपने पहले R बराबर क्या निकाला? 1 ओम। बच्चों आपने L1 किसके लिए निकाला है? देखो एक बार, L1 किसके लिए निकाला है? और विद्युत वाहक बल एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो बच्चों L1 का मान जो आ गया, देखो अगर इसकी टेबल देखें ना, टेबल तो प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, सबसे पहले R लिखते हैं, फिर L1 लिखते हैं, फिर L2 लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, है ना? तो बच्चों जैसे आपने L1 निकाला, तो बोलो L1 किसके लिए है? सेल के विद्युत वाहक बल के लिए। माना L1 का मान आया 900 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर R बराबर कितना निकाला आपने? 1 ओम। फिर L2 आया आपके 700 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि L1 जो आ गया बार बार वही चलेगा, क्योंकि L1 किसके लिए होता है? विद्युत वाहक बल के लिए। बदलेगी कौन कौन बार बार? टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों L1 का वैल्यू फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। 5 रीडिंग लोगे तो 5 में ये सेम रहेगा। फिर आप क्या करोगे? 1 ओम की जगह यहाँ कितना निकाल लोगे? 2 ओम। रीडिंग चेंज हो गई। फिर ये कितना निकाल लोगे? 3 ओम। फिर रीडिंग चेंज हो गई। ऐसे बच्चों आपकी L2 बार बार बदलेगी, R बार बार बदलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके L1 का मान एक जैसा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाना। दोबारा परिपथ व्यवस्था में दोबारा देखो, विभव मापी तार AB के दोनों सिरों के मध्य एक सेल E0 कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। द्वितीयक परिपथ में वह प्राथमिक सेल लेते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके प्लस को विभव मापी के A बिंदु से और माइनस को गैल्वेनोमीटर की सहायता से ज्योति जैसे जोड़ देते हैं। इस प्राथमिक सेल के दोनों सिरों के मध्य बाहरी परिपथ में एक प्रतिरोध बॉक्स, क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरोध बॉक्स, तथा कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपके परिपथ। प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए जो कि J की सहायता से विभव मापी तार पर संतुलन की लंबाई प्राप्त करते हैं। माना कितनी है? L1। तो जब कुंजी K2 खुली होगी तो परिपथ किसमें कहलाएगा? खुले परिपथ में। तो विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर कितना आ गया? XL। अब अगले उसमें क्या करेंगे? अगले उसमें कुंजी K2 में प्लग लगाएंगे और हाथों हाथ प्रतिरोध बॉक्स से कोई 1 ओम या 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे। उससे इस बाहरी परिपथ में क्या बहेगी? धारा, जिससे प्रतिरोध R के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव। तो अब बंद परिपथ में जब कुंजी K2 में क्या लगाओ? प्लग। सेल के टर्मिनल वोल्टता के लिए, अब टर्मिनल वोल्टता के लिए दोबारा जो कि J की सहायता से विभव मापी तार पर संतुलन की लंबाई प्राप्त करेंगे और माना यह संतुलन की लंबाई कितनी आ रही है? L2। कितनी आ रही है बच्चों? L2। तो V बराबर कितना हो गया? XL। ये V आ गया, ये E आ गया, दोनों मान इस फॉर्मूले को निकालेंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, E माइनस V बटे V इंटू R। वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, x कॉमन ले लिया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू क्या आ गया? R। तो फॉर्मूला आ गया बच्चों R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये कहलाता है बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। दोबारा रीडिंग कैसे ज्ञात करते हैं? K2 लगी रहने देंगे, R की जगह पहले 1 ओम निकाला था, अब 2 ओम निकाल लेंगे, फिर 3 ओम निकाल लेंगे। ऐसे रीडिंग क्या करती रहेगी? चलती रहेगी। ठीक है भाई, फोटो ले लो इसका, अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे।
देखो बच्चों इधर दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना, या दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। तुलना का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात। देखो बच्चों, अब हम दो प्राथमिक सेल लेंगे। दो प्राथमिक सेल कौन कौन से लेंगे? एक तो लेंगे लेक्लांसी सेल और एक लेंगे डेनियल सेल। दोनों प्राथमिक सेल होते हैं, दोनों हमारे लैब में होते हैं, तो हम एक लेक्लांसी लेंगे और एक डेनियल सेल लेंगे और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या करेंगे? तो देखो प्राथमिक परिपथ तो वैसा ही है बिल्कुल जैसा पहले था, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब द्वितीयक परिपथ में बच्चों उन दो सेलों को जोड़ देंगे जिनके विद्युत वाहक बल की तुलना हमें करनी है। ये पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E1। ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E2। दोनों सेलों के पॉजिटिव को तो विभव मापी के ए बिंदु से जोड़ देंगे। दोनों सेलों के पॉजिटिव को विभव मापी के ए बिंदु से जोड़ देंगे, जबकि नेगेटिव को, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां हम एक द्विमार्गी कुंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्विमार्गी कुंजी। देखो द्विमार्गी कुंजी कैसी होती है? ऐसे कुंजी होती है जिसमें आपके तीन जगह कनेक्शन दिए जाते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3। ये हो गया 1, यहां होगा 2 और ये क्या हो गया? 3। ठीक है, अगर एक और दो के मध्य प्लग लगा दे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहां से प्लग हटा के यहां लगा दे तो 2 और 3 जुड़ जाएंगे। आगे समझ में? तो जब एक और दो के बीच कनेक्शन करना हो तो इनके बीच में प्लग लगा देते हैं, और जब 2 और 3 के बीच कनेक्शन करना हो तो ये प्लग हटा के यहां लगा देते हैं। इसे बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? द्विमार्गी कुंजी, यानी जहां दो स्विच होते हैं एक साथ। तो उसको शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं बच्चों। तो दोनों सेलों के ऋण सिरे को तो अपन ने कहां जोड़ दिया? टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से। जबकि टर्मिनल 2 का संबंध कैलकुलोमीटर की सहायता से, बोलो किससे कर देंगे? बोलो किससे करेंगे? जो कि जैसे। किससे करेंगे बच्चों? जो कि जैसे। ये कहलाता है द्वितीय परिपथ। बात समझ में आई? परिपथ व्यवस्था। एक बार फिर देखो परिपथ व्यवस्था नीचे वाली। यहाँ हम दो प्राथमिक सेल लेंगे, जैसे मान लो ये लेक्लांसी है, ये डेनियल है। किसी को भी जोड़ दो पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो आप जो दो प्राथमिक सेल ले रहे हो E1 और E2, इन दोनों के पॉजिटिव को तो विभव मापी के ए बिंदु से, बताया था ना मैंने कल सावधानी में, सभी सेलों के पॉजिटिव कहां जुड़े होने चाहिए? ए बिंदु से। जबकि नेगेटिव सिरों को द्विमार्गी कुंजी के 1 और 3 टर्मिनल से जोड़ते हैं। टर्मिनल नमक के गरारे कर रहा है क्या? हाँ, गला खराब हो गया क्या? फिर अला कुल्ला भी यहीं आके करते होगे तुम। कर दो। समीकरण 2 का संबंध गैल्वेनोमीटर की सहायता से किससे कर देंगे? जो कि जैसे। तो ये बन गया बच्चों क्या? आपकी परिपथ व्यवस्था। अब कार्यविधि को ध्यान से सुनो। कार्यविधि, इसे सिद्धांत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सिद्धांत। ध्यान सुनो, क्या है कार्यविधि? सबसे फर्स्ट कुंजी K1 में, अब K1 एक ही कुंजी है तो क्या बोलेंगे? इसे कौन सी कुंजी बोल रहे हैं बच्चों?
द्विमार्गी कुंजी। क्या बोलेंगे सर? द्विमार्गी कुंजी। सबसे पहले कुंजी के में प्लग लगाएंगे, जिससे प्राथमिक परिपथ में क्या बहेगी बच्चों? धारा बहेगी धारा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 1 और 2 के मध्य प्लग लगाएंगे। बच्चों कहां प्लग लगा देंगे? 1 और 2 के मध्य लगा दिया, जिससे बच्चों कनेक्शन पूरा हो गया। यहाँ 1 और 2 के मध्य प्लग लगाते हैं, जिससे आपका सेल इवन परिपथ में आ जाता है। देखो बोलो आगे क्या है? कुंजी मतलब प्लग 1 और 2 के मध्य प्लग लगाएंगे, जिससे आपका सेल इवन परिपथ में आ गया। तो अब हम जो कि जे की सहायता से इस सेल इवन के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन की लंबाई प्राप्त करें। माना कितनी आ रही है? L1। कितनी आ रही है बच्चों? L1। तो सेल इवन के लिए माना संतुलन की लंबाई कितनी आ रही है? L1। तो बोलो विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है? V बराबर एक्सएल। तो इस E1 के लिए क्या निकाली आपने लंबाई? L1। बोलो समीकरण कितनी आ गई? 1। आगे बात समझ में? 1 और 2 के मध्य प्लग लगाया तो कौन सा सेल परिपथ में आ गया? E1। और E1 के लिए जो कि J की सहायता से विभव मापी तार पर संतुलन की लंबाई प्राप्त करेंगे। माना कितनी है ये? L1। तो बोलो E1 बराबर कितना आ गया? XL। अब चलते हम आगे। अब बच्चों क्या करेंगे? 1 और 2 के मध्य प्लग हटाइए, यानी यहां से प्लग हटा लिया और कहां लगा दिया? बोलो यहाँ 2 और 3 के बीच में। बताओ अब कौन सा सेल हटा है? कौन सा सेल हट गया बच्चों परिपथ से? E1 कौन सा? और कौन सा सेल परिपथ में आ गया बताओ? E2 E2 सेल परिपथ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे? इस सेल E2 के विद्युत वाहक बल के लिए जो कि J की सहायता से विभव मापी तार पर संतुलन की लंबाई प्राप्त करेंगे। तो जो कि J की घुमाया आपने और जाके देखा, माना अब संतुलन की लंबाई कितनी आ रही है? L2। तो बोलो E2 के लिए कितना आ गया मान? XL2। E2 के लिए मान कितना आ गया? XL2। समीकरण कितने देते हैं? 2। करना क्या था आपको बताओ? दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी थी। तो 1 बटा क्या कर दो? 2। E1 बटा E2। E1 कितना आ रहा है? XL1। E2 कितना आ रहा है? XL2। बोलो x से x क्या हो गया? कैंसिल। बोलो E1 बटा E2 बराबर कितना आ गया? L1 बटे L2। आगे नहीं आ गया? यानी बताओ दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनकी लंबाइयों के अनुपात के रूप में आगे नहीं आ गया। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनकी लंबाइयों के अनुपात के रूप में होता है। ये टॉपिक हो गया बच्चों आपके दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। कोई बताएगा? ये तो एक रीडिंग आ गई बच्चों, L1 भी आ गया, L2 भी आ गया, ये तो एक ही बार आया ना। अगर अगली बार दोबारा L1 L2 निकालने तो क्या करेंगे बताओ? अगली रीडिंग लानी मुझे L1 की, तो क्या करूंगा बताओ? प्रैक्टिकल में तो 5 रीडिंग निकालते हैं, तो इसको प्लग हटा के वापस कहां लगा दूंगा? प्लग 1 और 2 के बीच में। फिर मैं L1 ज्ञात करूंगा, तो ये तो वापस वही आएगी जो पहले आई थी L1। बच्चों क्या करेंगे? जब L1 और L2 आपने दोनों ज्ञात कर ली, समझो, पहली रीडिंग L1 भी ज्ञात कर ली और L2 भी ज्ञात कर ली, तो आप क्या करोगे? धारा नियंत्रक को थोड़ा सा चेंज कर दोगे, जिससे परिपथ में धारा बदल जाएगी। फिर दोबारा वही प्रोसेस अपनाओगे, 1 और 2 के बीच प्लग लगाओगे, जिससे L1 मिलेगा। फिर 1 और 2 का प्लग हटा के 2 और 3 के बीच में लगाओगे, जिससे L2 मिलेगा। फिर दोबारा धारा नियंत्रक को बदल देना, फिर L1 L2 निकाल लेना। इस प्रकार धारा नियंत्रक की स्थिति बदल बदल के आप क्या ज्ञात कर लोगे बताओ? L1 L2 के 5 अलग अलग मान ज्ञात कर लोगे और फिर उन सबका औसत ले लेंगे, तो हमें E1 बटा E2 का औसत मान प्राप्त हो जाएगा।
तो बच्चों ये 2 एप्लीकेशन मैंने पढ़ा दी है, इसके अलावा यहाँ 3 या 4 एप्लीकेशन और है, जैसे अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, अमीटर का अंश शोधन, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। तो नए सिलेबस में मुझे जहां तक अभी तक पता लगा है कि ये टॉपिक्स नहीं रहे। अगर रहते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं रहते हैं तो फिर उसमें हमारा ये होगा कि इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद मैं कल अब न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगर छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे तो वो करा दूंगा। तो एक बार किताब के उदाहरण कर लेना, ठीक है। बाकी जो नकटे हैं, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी रहती है, सुधार कुछ नहीं होने वाला आप लोगों में, ठीक है ना। तो कम से कम हम तो हमारा कर्म किए जा रहे हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। वो तो कीड़े पड़ने बाद में बड़े हो गए, अगर कर्म बढ़िया नहीं करोगे तो। देखा होगा आप लोगों ने आसपास, जिन्होंने बचपन में ज्यादा सुख भोगा है ना बच्चों, जो बच्चे बचपन में ज्यादा सुख भोगते हैं बड़े होके बहुत दुख पाते हैं। अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आस पड़ोस में पूछ लेना पापा मम्मी से कि पापा मम्मी बताओ बचपन में आस पड़ोस में कौन कौन ने बहुत इंजॉय किया था, उनके उदाहरण दिख जाएंगे सामने। भले से बाप 1 करोड़ रुपए छोड़ के गया हो, तब भी कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है ना भैया। तो एक बार देख लो ये, बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने टेस्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या करना था? क्या था क्वेश्चन, पढ़ के बताओ। किसी प्रतिरोध R से प्रभावित आवेश का समय t के साथ विचरण Q बराबर 80 माइनस BT स्क्वायर के रूप में होता है, जहां A और B धनात्मक नियतांक हैं। R में उत्पन्न कुल ऊष्मा क्या है? लास्ट बोलो, लास्ट की लाइन समझ में नहीं है क्या है। R में उत्पन्न कुल ऊष्मा क्या है? उसमें क्या करना था आपको, उसमें होती है H बराबर I स्क्वायर RT, यही होती है। आपको क्या दे रखा है उसने, क्यू दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है बताओ, ब्रैकेट में दे रखा 80 है। माइनस हाँ हाँ, तो इससे आई का मान निकाल लेना, और अवकलन करने के बाद जो भी मान है इसको यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। उस क्यू का अवकलन कर देना टी के सापेक्ष, जो भी मान आएगा उसका स्क्वायर करके 8t से गुणा कर देना, यही आंसर है, ठीक है भाई। जी उसका सर। पूछ रहा है, और बताओ आगे समझ में। यस सर। फोटो ले लो इसका, फोटो लेना चाहो।